हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। निम्न में से हीमोफीलिया का लक्षण कौन सा है? तो रतौंधी है, रक्त का थक्का न जमना रिकेटस है, हीमोग्लोबिन की अल्पता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रक्त का थक्का न जमना। हीमोफीलिया का लक्षण कौन सा है? तो हीमोफीलियम जो होता है उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। यह किसकी कमी से होता है? विटामिन के की कमी से। किसकी? विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो चलिए अगले देखते हैं। मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? मेलास्का के, एनेलिडा के, निरोडा के, आर्थ्रोपोडा के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मकड़ियाँ किस समूह के अंतर्गत आती हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जैसे केकड़ा हो गया, झींगा मछली हो गया इत्यादि सब किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। नालंदा महाविद्यालय साइट में है, अर्थात नालंदा महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में है, असम में है, बिहार में है, गुजरात में है। तो नालंदा महाविद्यालय कहाँ पर है? तो यह कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ है? बिहार में स्थित है नालंदा महाविहार कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। यह क्या है? एक विशाल बौद्ध मठ है। किससे संबंधित था? बौद्ध मठ से संबंधित है। यह क्या है? एक विशाल बौद्ध मठ है। इसे जो है 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। तो नालंदा महाविहार को किसके द्वारा नष्ट किया गया था? 1193 में बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको क्या किया गया था? नष्ट कर दिया गया था। बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा महाविद्यालय को कब नष्ट कर दिया गया था? तो 1193 ईस्वी में इसको नष्ट कर दिया गया था। और नालंदा महाविद्यालय है, नालंदा महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा महाविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। नालंदा महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। तो चलिए अगला देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नालंदा महाविद्यालय कहाँ है? बिहार में स्थित है। तो चलिए अगला देखते हैं। डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, सहारा में, थार में। तो डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ है आयोजित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर राजस्थान। जैसलमेर राजस्थान में इसका आयोजन किया जाता है। डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है? जैसलमेर राजस्थान में किया जाता है। जैसलमेर को और किस नाम से जानते हैं? इसे गोल्डन सिटी के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। किसे? जैसलमेर को क्या कहते हैं? गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? अर्नेस्ट हैकेल ने, G.L. विलियम हिचिंस ने, ह्यूगो डी राइस ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इकोलॉजी शब्द अर्थात परिस्थितिकी शब्द का उत्पत्ति किसके द्वारा किया गया था? तो अर्नेस्ट
हाइकेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्नेस्ट हाइकेल के द्वारा इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया था? तो अर्नेस्ट हाइकेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए छठा नंबर देखते हैं। पिकासो से था अर्थात पिकासो कहाँ का था? पिकासो एक क्या था? चित्रकार था। पिकासो क्या था? यह एक पेंटर था। क्या था? पेंटर था। तो यह कहाँ से संबंधित था पेंटर? तो यह कहाँ से संबंधित था? भारत का था, यूके का था, स्पेन का था, इटली के था। तो पिकासो कहाँ का था? यह स्पेन से था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिकासो कहाँ से संबंधित था? तो यह स्पेन से संबंधित एक प्रसिद्ध पेंटर था। क्या था? एक प्रसिद्ध पेंटर था। चलिए अगला देखते हैं। और स्पेन की बात की जाए तो यहाँ के एक और प्रसिद्ध पेंटर थे लियोनार्डो दी विंची। यह भी एक क्या थे? प्रसिद्ध पेंटर थे। क्या थे? प्रसिद्ध पेंटर थे जिन्होंने मोनालिसा नामक पेंटिंग की थी जो कि बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की थी। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। बुध हैं, शुक्र हैं, नेपच्यून हैं, मंगल हैं। सबसे गर्म ग्रह, तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह क्या है? शुक्र है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में 95% लगभग कितना 95% जो है वो क्या पाया जाता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। कितना? 95% लमसम कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, CO2। ठीक है, इसी वजह से यह कहा है शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा भी कहते हैं, अर्थात शुक्र को पृथ्वी की वाहन भी कहा जाता था। पृथ्वी की वाहन किसे कहा जाता है? शुक्र को पृथ्वी की वाहन भी कहा जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। भारत पाक के बीच शिमला समझौता हुआ 1972 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1971 में। ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1971 में शिमला समझौता हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो किस संविधान संशोधन से मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था? 35वें संविधान संशोधन से, 37वें से, 40वें से, 42वें से। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन से मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। कब? 42वां संविधान संशोधन में। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह कब हुआ था? 1976 में। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। कब? 1976 में कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो यह कहाँ से लिया गया था? रूस से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। कहाँ से? रूस से लिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। ठीक है, इसे 42वां संविधान संशोधन में रखा गया। भाग कौन सा है? भाग 4 में। भाग 4 में 42वें संविधान संशोधन से इसे रखा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो यह 2002 में। कब? 2002 में कौन से संविधान संशोधन हुआ था? तो 86वां संविधान संशोधन में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कब? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में हुआ था।
और ये 46वां संविधान संशोधन था। इसी में 13वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो चलिए, तो यह किस में रखा गया है? 51A में। 51A में भाग 4 51A में रखा गया है। भाग कौन सा है? भाग 4 है और 51A में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। तो चलिए अगला देखते हैं। सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? आइजैक न्यूटन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, नील बोहर ने, माइकल फैराडे ने। तो सापेक्षता का सिद्धांत की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो सापेक्षता के सिद्धांत की खोज 1905 ईस्वी में। कब? 1905 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा कब किया गया था? 1905 ईस्वी में सापेक्षता के सिद्धांत की खोज की गई थी। चलिए अगला देखते हैं। और इन्हें 1921 में, कब? 1921 ईस्वी में नोबेल 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1921 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगर नील बोर की बात की जाए तो यह परमाणु मॉडल के सिद्धांत की बात किए थे। क्या किए थे? परमाणु मॉडल के सिद्धांत की बात किए थे। चलिए अगला देखते हैं। अगर माइकल फैराडे की बात की जाए तो इन्होंने किसकी खोज की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरक सिद्धांत दिए थे। फैराडे क्या दिए थे? विद्युत चुंबकीय प्रेरक सिद्धांत की थी। और इन्होंने बेंजीन की खोज की थी। माइकल फैराडे ने बेंजीन की खोज 1825 ईस्वी में किए थे। और विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का सिद्धांत जो है कब दिए थे? ये माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला देखते हैं। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 8 साल का होता है, 6 वर्ष का होता है, 4 वर्ष का होता है, 2 वर्ष का होता है। तो कितने वर्ष का होता है राज्यसभा का कार्यकाल? राज्यसभा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा है। अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा है। और 81 में क्या है? लोकसभा है। 81 में लोकसभा है। और 79 में क्या है? संसद है। 79 में संसद है। तो इसका ट्रिक अगर याद कर लेंगे, सरला का मोबाइल नंबर कितना है? 798081। तो सस हो जाएगा संसद कितने में है? 79 में है। रस हो जाएगा राज्यसभा कितने में है? 80 में है। लस हो जाएगा लोकसभा कितने में है? 81 में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होते हैं? 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जिसका कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष। तो चलिए अगला देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष होता है राज्यसभा का कार्यकाल। अगला देखते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है? तो जुडिशियल बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, सलाहकार बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेटरी बॉडी है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है? रेगुलेटरी बॉडी है।
तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्या होता है? सार्वजनिक हित में व्यवसाय को नियंत्रित करता है। क्या करता है? यह व्यवसाय को नियंत्रित करता है। अगला देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, कनिष्क थे, धर्मपाल थे, पुलकेशिन थे। तो कौन था विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। यह कहाँ पर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय? भागलपुर में। कहाँ? भागलपुर। भागलपुर कहाँ है? बिहार में। भागलपुर बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना पाल वंश के राजा कौन थे? धर्मपाल ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। समाज वानिकी में प्रयुक्त सर्वसमान वृक्ष प्रजाति क्या है? पीपल है, गुलमोहर है, यूकेलिप्टस है, आम है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? समाज वानिकी में प्रयुक्त सर्वसमान वृक्ष प्रजाति क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। तो चलिए अगला देखते हैं। किसी वृत्ताकार वक्र मार्ग पर घूमने वाली कार पर किस प्रकार का बल काम करता है? किसी वृत्ताकार वक्र मार्ग पर घूमने वाली कार पर किस प्रकार का बल काम करता है? अपकेंद्री बल का, संसंजक बल का, अभिकेंद्री बल का, गुरुत्वाकर्षण बल का। तो कौन सा कार्य काम करता है? तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिकेंद्री बल कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है? अभिकेंद्री बल इस पर काम करता है। तो चलिए अगला देखते हैं। ध्वनि तरंगे की गूंज के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार होता है? ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार होता है? प्रवर्तन होता है, अपवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है कि ध्रुवीकरण होता है? तो ध्वनि तरंगे की गूंज के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रवर्तन के कारण क्या होता है? ध्वनि गूंजती है। किसके कारण गूंजती है? प्रवर्तन के कारण ध्वनि गूंजती है। जब कोई किरण किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट आती है तो इसी को क्या कहते हैं? प्रवर्तन कहते हैं। जैसे हम टार्च किसी दीवार पर मारते हैं तो हमें प्रकाश जो दिखाई देता है तो वह क्या होता है? दीवार से टकराकर वापस आती है, तो उसी को क्या कहते हैं? प्रवर्तन कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। मेघदूत के लेखक कौन हैं? तो मेघदूत के लेखक कौन हैं? विष्णु शर्मा हैं, विशाख दत्त हैं, कालिदास हैं, चाणक्य हैं। तो इसके विष्णु शर्मा की कौन सी पुस्तक है? पंचतंत्र। पंचतंत्र किसका है? विष्णु शर्मा की पुस्तक है पंचतंत्र। कालिदास की कौन सी पुस्तक है? तो मेघदूतम कालिदास की पुस्तक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास। मेघदूतम के लेखक कौन है? कालिदास है। चाणक्य की कौन सी पुस्तक है? अर्थशास्त्र। चाणक्य की अर्थशास्त्र है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ये कौन थे? तो कालिदास ये विक्रमादित्य के दरबारी में नवरत्नों में से एक थे।
चलिए अगला देखते हैं। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? अनुसूचित जनजातियों का उत्थान से, अल्पसंख्यकों का उत्थान से, बाल विवाह से, महिलाओं का सशक्तिकरण से। तो शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो बाल विवाह से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाल विवाह से संबंधित है। ये शारदा, इनका पूरा नाम क्या था? हरविलास शारदा था। कौन थे? हरविलास शारदा थे। ये क्या थे? एक शिक्षाविद थे, न्यायाधीश भी थे, राजनेता भी थे और ये समाज सुधारक भी थे। इन्हीं के प्रयास से बाल विवाह का निरोध अधिनियम को जो है प्रस्ताव में लाया गया था। तो कब लाया गया था? 1930 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? जयचंद्र किए थे, हेमू के किए थे, दौलत खां के किए थे, इब्राहिम लोदी के किए थे। तो बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो यह पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इसी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी से हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अगर पूछा जाए पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में द्वितीय युद्ध हुआ था। और प्रथम युद्ध में ही बाबर के द्वारा बारूद का प्रयोग किया गया था। बारूद पूछा जाता है, बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग किस युद्ध में किया गया? तो पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध में बारूद एवं तोपखाने का प्रयोग किया गया था। क्या? तोपखाने का प्रयोग कब किया गया था? तोपखाने का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। बारूद और तोपखाने के प्रयोग किए गए थे। चलिए अगला देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? इब्राहिम लोदी। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? सुनीता विलियम्स थी, कल्पना चावला थी, दर्शन रंगनाथ थी, अवनी चतुर्वेदी थे। तो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कल्पना चावला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्या थी? एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। तो इन्होंने कब उड़ान भरी थी? तो यह 2003 में गई थी। कब? 2003 में। ठीक है, कल्पना चावला। चलिए अगला देखते हैं। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? मनुष्य रक्त से, रुके हुए पानी से, पौधे के रस से, गोबर एवं कूड़ा कचरा से। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पौधे के रस से प्राप्त करते हैं नर मच्छर। और मादा मच्छर, तो मादा मच्छर ये कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये मानव के रक्त को चूसते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पौधे के रस से प्राप्त करते हैं।
भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाला पर्वत क्षेत्र कौन सा है? जल का विभाजक कौन करता है भारत और तुर्किस्तान के बीच? तो कौन सा सही हो जाएगा? जास्कर है, कैलाश है, काराकोरम है, लद्दाख है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा? तो काराकोरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, काराकोरम। भारत और तुर्किस्तान के बीच जल का विभाजक काम करने वाला पर्वत कौन सा है? काराकोरम पर्वत है। यह क्या है? एक विशाल पर्वत श्रृंखला है। यह एशिया की विशाल पर्वतों में से एक माना जाता है। यह हिमालय पर्वतमाला का क्या है? एक हिस्सा है। काराकोरम क्या है? हिमालय पर्वत का एक हिस्सा है। तो चलिए अगला देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ है, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ है। तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा? तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे क्या है? पुराना विश्वविद्यालय है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, खिज़्र खां ने, सिकंदर लोदी ने। तो आगरा शहर की स्थापना कब किए थे? 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। सॉरी, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1504 ईस्वी में किया गया था। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। और इसे क्या किए थे? अपनी राजधानी बताए थे। सिकंदर लोदी जो है आगरा को क्या बनाया था? अपना राजधानी बनाया था। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, कानपुर में हुआ था, गोरखपुर में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। चलिए इनके माता के नाम पूछा जाए तो इनकी माता क्या थी? वामा देवी थी। वामा देवी इनकी माता कौन थी? पार्श्वनाथ की वामा देवी थी। और पिता कौन थे? राजा अश्वसेन। अश्वसेन इनके पिता कौन थे? अश्वसेन थे और माता वामा देवी थी। चलिए अगला देखते हैं, अगर इनके रंग की बात की जाए तो इनको कौन सा रंग था? नीला रंग था। नीला रंग। पार्श्वनाथ का रंग कौन सा था? नीला था। अगर प्रतीक चिन्ह की बात की जाए तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। क्या था? सर्प इनका प्रतीक चिन्ह था। रंग की बात की जाए तो नीला इनका रंग था। चलिए अगला देखते हैं, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के किस प्रदेश का बौद्ध धर्म का पालन कहा जाता है? भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालन कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को, बिहार को, मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश। बौद्ध धर्म का पालन कहा जाता है किसे? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। बौद्ध धर्म की बात की जाए तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। कौन था? गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। कहाँ पर दिए थे? सारनाथ में। अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। अगर गौतम बुद्ध की मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु भी कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश में हुई थी। कहाँ? काशी कुशीनगर में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। और इन्हें बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। तो चलिए अगला देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। चंपा थी, राजगिरी थी, कौशाम्बी थी, मथुरा थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरसेन की महाजनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंपा की बात की जाए तो चंपा कहाँ की राजधानी थी? अंग की राजधानी थी। कहाँ की? अंग की। राजगिरी की बात की जाए तो यह मगध की थी। कहाँ की थी? मगध की राजधानी। राजगिरी मगध की राजधानी थी। और कौशाम्बी कहाँ की थी? वत्स की। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। तो सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। और चंपा की राजधानी अंग थी। मगध राजगिरी थी। कौशाम्बी वत्स थी। तो चलिए अगला देखते हैं। आज का ये अंतिम क्वेश्चन। मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गजनवी के द्वारा कन्नौज पर कब आक्रमण किया गया था? 1016 से 17 ईस्वी में, 1018 से 19 ईस्वी में, 1019 से 20 ईस्वी में, 1020 से 21 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 से 19 ईस्वी में। कब किए थे कन्नौज पर आक्रमण? 18 से 19 ईस्वी में। मोहम्मद गजनवी के द्वारा पहला आक्रमण कब किया गया था? तो मोहम्मद गजनवी के द्वारा पहला आक्रमण 1001 में किया गया था। कब किया गया था? 1001 में किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।